राजस्थान के चूरू जिले में सफ़ेद पत्थर की एक ऐसी शानदार इमारत है जो धूप में एकदम चमक उठती है। इसका नाम है सेठानी का जोड़ा। पर यह सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये उम्मीद की और इंसानियत की एक जीती जागती कहानी है। तो चलिए आज इसी की कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। पहली नजर में इसे देखकर मन में यही सवाल आता है ना, कि आखिर ये खूबसूरत जगह है क्या? कोई पुराना महल या कोई मंदिर, या हो सकता है किसी राजा महाराजा का स्मारक। लेकिन इसकी असली कहानी इसकी खूबसूरती से कहीं ज्यादा गहरी और दिलचस्प है। आजकल तो ये जगह कलाकारों और क्रिएटर्स के लिए एक हॉटस्पॉट बन गई है। कई म्यूजिक वीडियोस यहीं शूट होते हैं, जैसे हिट गाना तेरे बिना मैं अधूरा हूं। सोशल मीडिया पर जो रील्स वायरल होती हैं या फिर जो शानदार फोटोशूट्स होते हैं, उनके लिए ये एक परफेक्ट बैकड्रॉप है। लेकिन इसकी असली कहानी कला के बारे में है ही नहीं। ये स्मारक किसी आर्ट प्रोजेक्ट के लिए नहीं बनाया गया था। इसकी नींव रखी गई थी एक बहुत बड़े संकट के दौर में। इसकी दीवारों के पीछे एक ऐसी कहानी छिपी है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। इस कहानी को समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा सा पीछे जाना होगा। क्या कोई खूबसूरत और कलात्मक इमारत किसी भयानक संकट की कोख से जन्म ले सकती है? अक्सर हम सोचते हैं कि कला और सुंदरता के लिए तो एक सुकून और समृद्धि का माहौल चाहिए। बिल्कुल। लेकिन आज हम एक ऐसी जगह की कहानी में उतर रहे हैं जो इस सोच को पूरी तरह पलट देती है। और ये जगह है राजस्थान के चूरू में स्थित सेठानी का जोहड़ा। हमारे हाथ में जो स्रोत है वे इसे सिर्फ एक पुराना तालाब नहीं बताते, नहीं, बल्कि वे एक ऐसी कहानी बयां करते हैं जिसमें इंसानियत, दूरदर्शिता और अद्भुत वास्तुकला सब एक साथ मिल जाती हैं। बिल्कुल। ये कहानी है कि कैसे एक आपदा को एक अवसर में बदला गया और उस अवसर को कला के साथ ऐसा गूंथा गया कि आज एक सदी से भी ज्यादा समय बाद भी लोग उसे देखने आते हैं, समझने आते हैं। तो चलिए इस कहानी के पन्ने पलटते हैं और समझते हैं कि कैसे एक भयानक अकाल ने इस बेजोड़ नमूने को जन्म दिया। और हमारा मकसद सिर्फ इसके बनावट को समझना नहीं है ना, बल्कि उस सोच को पकड़ना है जिसने इसे जन्म दिया। हाँ, हम देखेंगे कि 19वीं सदी के अंत में एक सेठ की सोच ने न केवल हजारों लोगों की जान बचाई, बल्कि एक ऐसी विरासत भी बनाई जो आज भी जी रही है। चलिए तो फिर समय में पीछे चलते हैं। हमारे स्रोत हमें सीधे साल 1899 में ले जाते हैं। विक्रम संवत 1956। हाँ, जिसे इतिहास में छप्पनिया अकाल के नाम से भी जाना जाता है। स्रोत इस अकाल को भयंकर कहते हैं, लेकिन ये शब्द शायद उस त्रासदी को पूरी तरह बयां नहीं कर पाता। इसका मतलब था कि बारिश नहीं हुई, फसलें सूख गई और लोगों के घरों में अनाज का एक दाना तक नहीं बचा। ऐसे संकट के समय में ही किसी समाज के असली चरित्र की और उसके नेतृत्व की परीक्षा होती है। बिल्कुल। और यहीं पर चूरू के एक सेठ श्री भगवान दास बागला की भूमिका सामने आती है। जाहिर है वो उस समय के सबसे अमीर लोगों में से थे। चाहते तो भंडारा खुलवा सकते थे। हाँ, अनाज या पैसा बांट सकते थे, वो सबसे आसान रास्ता होता। लेकिन उन्होंने वो रास्ता नहीं चुना। उनका विचार कुछ और ही था, और यहीं से ये कहानी असाधारण बन जाती है। उन्होंने मुफ्त मदद की जगह एक सम्मानजनक रास्ता पेश किया। हाँ, उनका विचार था श्रम के बदले अनाज। अच्छा। उन्होंने लोगों से कहा कि वे एक जोहड़ा यानी पानी जमा करने का एक पारंपरिक स्रोत बनाने में मदद करें, और दिन भर की मेहनत के बदले उन्हें खाने को अनाज मिलेगा। पहली नजर में ये एक शानदार विचार लगता है। ये सिर्फ दान नहीं था। नहीं, ये लोगों के स्वाभिमान को जिंदा रखने का एक तरीका था। इससे उनमें ये भावना नहीं आई कि वे किसी की दया पर जी रहे हैं। सही बात है। बल्कि उन्हें लगा कि वे अपनी मेहनत से अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं, और साथ ही वो सिर्फ अपना आज नहीं, अपने समुदाय का कल भी बना रहे थे। ये एक तीर से दो निशाने लगाने जैसा था। बिल्कुल। तात्कालिक भूख की समस्या भी हल हो रही थी और पानी की कमी का एक स्थायी समाधान भी तैयार हो रहा था। ये कितनी दूरदर्शी सोच है। हाँ, और ये उस दौर की सामाजिक समझ को भी दिखाता है। लेकिन अगर हम थोड़ा और गहराई में जाकर सोचें, तो एक सवाल ये भी उठता है कि इस व्यवस्था में उन लोगों का क्या हुआ होगा जो बहुत बीमार थे या बूढ़े थे, जो मेहनत नहीं कर सकते थे। सही बात है। स्रोतों में इस बात का जिक्र नहीं मिलता, पर यह हमें याद दिलाता है कि संकट के समय में कोई भी एक समाधान शायद हर किसी के लिए काम नहीं करता। फिर भी जो समाधान उन्होंने दिया उसने हजारों लोगों को एक उद्देश्य और जीवन दान दिया। बिल्कुल। तो सेठ जी की अपील पर लोग काम पर लग गए। भूख से जूझ रहे लोगों के हाथों में फावड़ा और तगाड़ियां आ गईं, और इस सामूहिक मेहनत ने
एक ऐसी चीज को जन्म दिया जो आज भी लोगों को हैरान कर देती है। तो अगर कोई आज वहां खड़ा हो, उसे क्या दिखाई देगा? उस जगह की तस्वीर कैसी है? कल्पना कीजिए एक विशाल चौकोर सीढ़ीनुमा कुआं जो सफेद पत्थर और चूने से बना है स्रोत इसका आकार बताते हैं लगभग 300 फीट लंबा, 300 फीट चौड़ा, और 40 फीट गहरा। यानी करीब करीब एक फुटबॉल मैदान जितना चौड़ा और एक 4 मंजिला इमारत जितना गहरा। इसका पैमाना ही अपने आप में बहुत प्रभावशाली है। और इसका डिजाइन भी वो आम तालाबों जैसा नहीं है। स्रोत बताते हैं कि ये सीढ़ीनुमा है। मतलब सबसे नीचे का हिस्सा सबसे छोटा, हाँ फिर उसके ऊपर का हिस्सा उससे बड़ा। हाँ, और इसी तरह ऊपर की ओर इसका आकार फैलता जाता है। ये डिजाइन सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है, ये बहुत वैज्ञानिक भी है ना? सीढ़ियां होने से लोग पानी के स्तर के हिसाब से आसानी से नीचे उतर सकते हैं। अच्छा। साथ ही ये संरचना पानी के दबाव को दीवारों पर समान रूप से बांट देती है, जिससे ढांचे की उम्र बढ़ जाती है। और इसके निर्माण में जो सामग्री इस्तेमाल हुई है, चूना, सुर्खी, स्थानीय पत्थर, ये सब उस दौर की टिकाऊ तकनीक का बेहतरीन उदाहरण है। और इसकी बनावट में हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखा गया है। इसके चारों ओर एक दीवार है जिसे पाल कहते हैं, और एक तरफ गायों और दूसरे मवेशियों के पानी पीने के लिए एक गऊ घाट भी इससे जुड़ा हुआ है। ये सोचना कितना अद्भुत है कि उस योजना में इंसानों के साथ साथ जानवरों की प्यास का भी ख्याल रखा गया था। अलग नहीं देखा जाता था। सही बात है। बाकी 3 दिशाओं में पक्के घाट बने हैं जिन पर नीचे तक जाने के लिए सीढ़ियां हैं। ये इसलिए ताकि पनिहारियां यानी पानी भरने वाली महिलाएं आसानी से पानी तक पहुंच सकें। तो आप कल्पना कर सकती हैं कि ये जगह सिर्फ पानी भरने की नहीं बल्कि महिलाओं के लिए एक दूसरे से मिलने, जुलने और सुख दुख बांटने का एक सामाजिक केंद्र भी रही होगी। बिल्कुल। लेकिन यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। इस ढांचे की पहचान सिर्फ इसकी उपयोगिता नहीं है। इसकी दीवारों पर 1-2 नहीं बल्कि पूरी 15 कलात्मक छतरियां बनी हुई हैं। ये बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। एक तरफ लोग अकाल से मर रहे हैं और दूसरी तरफ बनाने वाले इस ढांचे पर नक्काशी और छतरियां बना रहे हैं। ऐसा क्यों? हाँ, क्यों? ये सवाल इस कहानी के दिल तक ले जाता है। अकाल के समय में जब अस्तित्व ही दांव पर हो, तब भी कला को प्राथमिकता देना ये सिर्फ एक ढांचा बनाना नहीं है, कोशिश है। ये कहता है कि हम सिर्फ जिंदा नहीं रहेंगे, हम शान से जिएंगे। ये उस मुश्किल समय में उम्मीद का एक प्रतीक बनाने जैसा था। तो ये छतरियां सिर्फ सजावट नहीं है बल्कि एक तरह का मनोवैज्ञानिक सहारा भी थी। बिल्कुल। स्रोत इन छतरियों को वास्तुशिल्प कला का बेजोड़ नमूना कहते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। नहीं। जब हम इनकी डिजाइन को देखते हैं तो हमें अष्टकोण और चौकोर, स्तंभ, तोड़े यानी ब्रैकेट्स, खूबसूरत छज्जे और गुंबद दिखाई देते हैं। ये शेखावाटी क्षेत्र की वास्तुकला का एक जीवंत उदाहरण है। ये इस बात का प्रमाण है कि उस समय के कारीगर ये मानते थे कि जो चीज उपयोगी है उसे खूबसूरत भी होना ही चाहिए। हाँ, दोनों को अलग करके नहीं देखा जा सकता। यही भारतीय परंपरा की खासियत रही है। आप हमारे पुराने मंदिर, बावड़ियां या किले देख लीजिए। कला, धर्म और रोजमर्रा का जीवन हमेशा एक दूसरे से गुंथे रहे हैं। तो ये ढांचा बन तो गया, लेकिन ये काम कैसे करता था? इसका जल प्रबंधन का तरीका क्या था? इसका तरीका बेहद सरल और उतना ही प्रभावी था। जोहड़े के चारों ओर जो खाली जमीन छोड़ी गई है उसे पाइतन कहा जाता है। पाइथन। हाँ, ये पाइतन असल में इसका जल ग्रहण क्षेत्र या कैचमेंट एरिया है। इसे इस तरह बनाया गया है कि इसका ढलान जोड़े की तरफ हो। अच्छा, तो जब बारिश होती थी तो उस पूरे इलाके का पानी बहकर सीधा इसी जोड़े में इकट्ठा हो जाता था। एकदम सही। कोई पंप नहीं, कोई मशीन नहीं, सिर्फ गुरुत्वाकर्षण और सही डिजाइन का इस्तेमाल करके लाखों लीटर पानी को सहेजा जाता था। गजब। स्रोत बताते हैं कि बरसात के समय में ये जोड़ा पानी से लबालब भर जाता था। फिर आसपास के लोग पूरे साल इसी पानी का इस्तेमाल करते थे। ये उनके लिए एक जीवन रेखा थी। और इसका सामाजिक प्रभाव क्या रहा होगा? आपने पनिहारियों का जिक्र किया। निश्चित रूप से, जैसा हमने कहा, ये एक सामाजिक केंद्र बन गया होगा। सुबह शाम जब पनिहारियां पानी भरने आती होंगी तो ये जगह मेल मिलाप का, खबरें साझा करने का एक केंद्र बन जाती होगी। इसने सामाजिक संबंधों को भी मजबूत किया होगा। बिल्कुल। ये सिर्फ एक जल स्रोत नहीं था, ये समुदाय के जीवन का एक धड़कता हुआ हिस्सा था। तो ये थी उस दौर की कहानी। लेकिन समय के साथ हर चीज की भूमिका बदलती है। 100 साल से ज्यादा हो गए हैं। जाहिर है चूरू शहर बदल गया होगा। क्या आज भी लोग वहां पानी भरने जाते हैं? नहीं,
आज चूरू में पानी के नए स्रोत हैं, घर घर में नल हैं, तो पानी के लिए इस जोहड़े पर निर्भरता वो लगभग खत्म हो गई है। लेकिन क्या इसका महत्व कम हो गया? बिल्कुल नहीं, बल्कि इसने एक नया रूप, एक नया मकसद अपना लिया है। और वो नया मकसद क्या है? आज ये एक ऐतिहासिक धरोहर और एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। इसका महत्व पानी के स्रोत से बदलकर एक सांस्कृतिक और कलात्मक पहचान बन गया है। लोग इसकी वास्तुकला की सुंदरता देखने आते हैं, इसके इतिहास की कहानी सुनने आते हैं। हाँ, और आज के दौर में इसका एक और दिलचस्प इस्तेमाल हो रहा है। स्रोत में जिक्र है कि ये प्री वेडिंग शूट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक पसंदीदा जगह बन गया है। हाँ, लोग यहाँ तस्वीरें खिंचवाने और रील्स और वीडियो बनाने आते हैं। बिल्कुल। सही कहा। पहले इसका मूल्य जीवन बचाने में था, आज इसका मूल्य इसकी कहानी, इसकी सुंदरता और इसकी सांस्कृतिक विरासत में है। और इसका एक बहुत ही मौजूदा उदाहरण भी हमारे स्रोत में है। हाल ही में कुर्जा म्यूजिक चैनल ने अपना एक हिंदी गाना तेरे बिना मैं अधूरा हूँ, हाँ वही, वो गाना यहीं पर शूट किया है। यानी आज के पॉप कल्चर में भी ये जगह अपनी पहचान बना रही है। ये दिखाता है कि कला और इतिहास कैसे एक दूसरे को जिंदा रखते हैं। एक ढांचा जो कभी लोगों की प्यास बुझाने के लिए बना था, आज कला और मनोरंजन के लिए एक प्रेरणा बन चुका है। और यही एक महान रचना की पहचान होती है। उसकी प्रासंगिकता कभी खत्म नहीं होती, वो बस नए जमाने के साथ नए अर्थ ग्रहण कर लेती है। सही कहा। पहले यह जोड़ा लोगों को भौतिक रूप से जीवन देता था, आज यह लोगों की यादों, तस्वीरों और कलाकृतियों को एक कैनवस देकर एक अलग तरह से जीवन दे रहा है। रूप बदला है, महत्व नहीं। बिल्कुल। तो सेठानी का जोहड़ा सिर्फ एक तालाब या एक ऐतिहासिक इमारत की कहानी नहीं है, ये करुणा, बुद्धिमत्ता और कला का संगम है। सही कहा। ये कहानी है कि कैसे एक व्यक्ति की दूरदर्शी सोच एक पूरे समुदाय को सदियों तक फायदा पहुंचा सकती है। ये हमें सिखाता है कि कैसे एक बड़े संकट को एक स्थायी अवसर में बदला जा सकता है। सेठ भगवान दास बागला ने सिर्फ अनाज नहीं बांटा, उन्होंने एक समाधान बनाया। एक ऐसा समाधान जिसने न केवल उस समय लोगों की जान बचाई, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी का इंतजाम भी किया और साथ ही एक खूबसूरत विरासत भी छोड़ी। और ये भारत की पारंपरिक जल संरक्षण तकनीकों का भी एक बेहतरीन उदाहरण है। आज जब हम बड़े बड़े बांधों और जटिल जल परियोजनाओं की बात करते हैं, तो ये जोड़ा हमें याद दिलाता है कि हमारे पूर्वजों के पास कितने सरल, टिकाऊ और समुदाय आधारित समाधान हुआ करते थे। समाधान ऐसे थे जिनमें सामुदायिक कल्याण और वास्तुकला की सुंदरता वो गहराई से जुड़ी हुई थी। ये सिर्फ एक ढांचा नहीं, बल्कि एक दर्शन है, एक सोच है जो कहती है कि हमें प्रकृति के साथ मिलकर काम करना चाहिए, ना कि उसके खिलाफ। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है। बताइए। ये ढांचा एक सदी से भी पहले एक स्थानीय समस्या को हल करने के लिए बनाया गया था और आज भी ये प्रासंगिक है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज के दौर की जो सामुदायिक समस्याएं हैं, जैसे बढ़ता प्रदूषण, कचरा प्रबंधन या शहरों में बढ़ता सामाजिक अलगाव, हाँ, इनके लिए हम ऐसे कौन से समाधान बना सकते हैं जो न केवल उपयोगी हों, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए खूबसूरत और प्रेरणादायक भी हों। ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है। क्या हम भी कुछ ऐसा बना सकते हैं जिसे 100 साल बाद लोग एक धरोहर की तरह देखें? एक ऐसी रचना जो उस दौर की समस्याओं का हल भी हो और उस दौर की कला और सोच का प्रतीक भी। सेठानी का जोहड़ा हमें यही सोचने की चुनौती देता है।